अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है स्कैटरिंग के बारे में। स्कैटरिंग को समझेंगे, फिर इलास्टिक और इन इलास्टिक स्कैटरिंग देखेंगे क्या होती है, और फिर जो हमारा मेजर टॉपिक होगा स्कैटरिंग इन सेंट्रल फील्ड फोर्स। आज के टॉपिक में हम सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका मैथमेटिक्स चंद इसके की जो डेफिनेशंस है वो आने वाले लेक्चर्स में इसका मेजर टॉपिक देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि स्कैटरिंग में क्या आपके पास होता है। आप जितना माइक्रोस्कोपिकली जब फिजिक्स में देखते हैं तो आप जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज हासिल करते हैं वो कोलिजन या स्कैटरिंग की वजह से ही आपको हासिल होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उन इंटरेक्शन को देखा जाता है। ठीक है। जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है कि आपके पास एक पार्टिकल दूसरे से क्या हुआ है, स्कैटर्ड हुआ है। अब जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है जिसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं। आपने थिन फिल्म फॉयल ऑफ द गोल्ड लिया था जिससे पता चला था कि भाई न्यूक्लियस भी एग्जिस्ट करता है। ठीक होगी बात। अब इसी तरीके से आप जब कहते हैं कि दो पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की जानिब जा रहा है, तो जब वो इंटरेक्शन होगी तो क्या क्या वहां पे डिस्कशन में तीन बातें आपने ज़हन में रखनी है। वो तीन बातें क्या है कि भाई अब ये जो दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि उनके बीच में फोर्स कौन सी लगनी है, इसके बावजूद आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज को देखते हुए, एनर्जी और मोमेंटा को देखते हुए इक्वेशन लिखी जा सकती है। अब जनाब इसी तरीके से जब इंटरेक्शन होती है तो इसका टाइम इंटरवल बड़ा शॉर्ट होता है। तो आप कहेंगे कि आपके पास जब ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगती है, यानी दो पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे रास्ता तब्दील हो जाता है। ठीक है। एक ये आपको यानी पाथ में चेंज नजर आता है। अब वो एंगल जिससे आने वाला पार्टिकल हटा अपने रास्ते से, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उस जो इंटरेक्शन हुई उसकी नेचर पे, उसकी कीमत पे नहीं डिपेंड करता। कुछ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी, कुछ वीक होंगी, जिसकी वजह से एंगल ऑफ स्कैटरिंग बदलेगा। हर एक यानी इंटरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट आएगा। ठीक होगी बात। अब लफ्ज आ गया आपके पास इलास्टिक और इन इलास्टिक स्कैटरिंग। स्कैटरिंग को आप कह लो दो हिस्सों में हमने बांट लिया, इलास्टिक स्कैटरिंग और इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग आप क्या कहेंगे कि एक ऐसी स्कैटरिंग जिसमें इंटरेक्शन होने से पहले और बाद में एनर्जी में ना बदलाव आए। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की इंटरेक्शन होने से पहले जितनी थी बाद में भी उतनी रहे। जैसे आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी शुरू और बाद में सेम है, मोमेंटम भी शुरू और बाद में सेम है। तो ऐसे प्रोसेस में ये बड़ी अहम बात है, जो पार्टिकल है जो डिफ्लेक्ट हुआ है, जिसकी एनर्जी में बदलाव नहीं आया, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। ये बात याद रखने की है। फिर आप कहोगे कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि एनर्जी तो आपके पास इक्वल आ रही है। ठीक है। और आप इसमें यानी जो उसकी इंटरनल एनर्जी है उसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं, यानी उसमें जो बदलाव हैं वो आप नहीं देख रहे, बस आप ओवरऑल देख रहे हैं, इनिशियल काइनेटिक और फाइनल काइनेटिक को देखते हुए फैसला कर रहे हैं। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होगा कि जिसमें आपके पास ये जो स्कैटरिंग के दौरान है आपकी एनर्जी में बदलाव आ जाए, काइनेटिक एनर्जी बदल जाए, यानी इंटरेक्शन होने से पहले काइनेटिक कुछ हो रहा है, बाद में कुछ हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ये बराबर नहीं है काइनेटिक एनर्जी, मगर मोमेंटम स्टिल मैंने क्या रखा है, बराबर रखा है। अब कुदरत के अंदर ज्यादातर तो इनइलास्टिक ही हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूं कि जब आप मैसेज पार्टिकल में बात करें तो हो सकता है एक नया पार्टिकल बन जाए, मर्ज हो जाए। ठीक है। तो आपके पास यानी दो पार्टिकल मिलके एक नया पार्टिकल बना लें। ये जो चेंज है आपके पास, ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बदल रही है। जब आपने इलास्टिक में देखा था तो मैंने कहा था इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है, यानी वो डिफरेंट हो रहा है उसकी इनिशियल स्टेट से। तो एक बड़ी निशानी है इन इलास्टिक स्कैटरिंग की। इसी तरीके से अगर हम चार्ज पार्टिकल की मिसाल लें तो जब दो चार्ज पार्टिकल, एक जैसे इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के करीब आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो जब उसके पास से गुजरेगा तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा फोर्स लगने से, अब वो उसकी वजह से अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा।
यानी मिसाल ले लो, चलो ऐसे दो इलेक्ट्रॉनों की बात कर लो कि एक इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके आया, दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास आया तो उसे रिपेल करेगा, तो उसके वेलोसिटी में बदलाव आएगा, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएगा, तो वो जो उसकी एनर्जी में कमी हुई तो वो एनर्जी या एनर्जी में जो चेंज आया तो वो रेडिएट कर देगा इजाफी एनर्जी। ठीक है, अगर वो डी एक्सलरेट कर रहा है तो जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी तो उसके पास एनर्जी ज़ाहिर कंजर्व रखनी है, तो वो अब आपके पास एनर्जी को रेडिएट करेगा। याद रखने की बात है, ये काइनेटिक के लिहाज से डेफिनेशनें बनी हुई है, टोटल एनर्जी के लिहाज से डेफिनेशनें नहीं बनी हुई। अब एक बहुत अहम बात कि जब आपने काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रखी तो क्या अकेले ये बात गारंटी है कि आपके पास ये इलास्टिक स्कैटरिंग है? आपने देखा जब इलास्टिक स्कैटरिंग थी तब भी मैंने मोमेंटम का जिक्र किया, जब इन इलास्टिक स्कैटरिंग थी तब भी मैंने मोमेंटम का जिक्र किया, जबकि पूरी स्टेटमेंट्स में मोमेंटम मैं कहीं डिस्कस नहीं कर रहा। तो अब इस बात को जरा इस पॉइंट से समझो, क्या आप जो कहते हो कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, क्या ये बात काफी है कहने के लिए कि समझे कि इलास्टिक मामला है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन है ये गैलीलियन इनवेरिएंट नहीं है। मतलब कि आपके पास ये रिलेटिव हो सकती है एक इनर्शियल फ्रेम में दूसरे किसी इनर्शियल फ्रेम को रिलेटिव बनाए बगैर। ठीक है, तो इसका मतलब मोमेंटम को भी कंजर्व रखना होगा, साथ में देखना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व अगर होती है इन ऑल इनर्शियल फ्रेम तो तब हम बोलेंगे, अगर आप इसे किसी एक में कंजर्व रखते हैं यानी किसी एक इनर्शियल फ्रेम में कंजर्व है तो आप कहेंगे ऑल में वो यानी कंजर्व मानी जाएगी। तो ऐसी सूरत में वो इलास्टिक स्कैटरिंग होगी, यानी मोमेंटम का भी कंजर्व होना जरूरी है। अब आते हैं अगली बात पे कि स्कैटरिंग इज सेंट्रल फील्ड में। अब आप कह लो कि भाई यूनिफॉर्म पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, हम कहते हैं वो एंटर होते इंटायर मैस जो है ना सेम मैस और एनर्जी में एक इंसिडेंट करता है किसके साथ? सेंटर ऑफ फोर्स के साथ। मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल एक सेंटर ऑफ फोर्स की जानिब जा रहे हैं तो हम कहेंगे फोर्स आपकी जीरो हो जाएगी जब वो बहुत दूर है, यानी अभी अब बीम अभी दूर है तो इस पे फोर्स नहीं लगेगी, उसके करीब आएंगे तो क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। अब यहाँ पे देखना है कि वो जो इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल है उनकी जो तादाद है जो आपके पास पर यूनिट एरिया नॉर्मली पास करे पर सेकंड में, उसे हम इंटेंसिटी बोलेंगे या फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब होगा क्या कि जैसे ये अल्फा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन या आप कह लो कि पार्टिकल अप्रोच करता है किसको? सेंटर फोर्स को। अब वो सेंट्रल फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, तो आने वाला जो पार्टिकल है वो तो डेविएट हो जाएगा, यानी वो अपने पाथ को स्ट्रेट अगर आ रहा था तो उससे हट जाएगा। तो हम कहेंगे जैसे ही सेंट्रल फोर्स उस पे लगना खत्म होगी तो वो दोबारा फिर सीधे लाइन पे आ जाएगा, फिर सीधा चलना शुरू हो जाएगा। मगर इस सारे मामले में देखना है कि उसकी जो इनिशियल पाथ फॉलो जिस पे कर रहा था वहां पे सेंट्रल फोर्स लगने के बाद वो पाथ वैसा नहीं रहा, वो डेविएट कर गया है, तो इसको हम स्कैटर्ड कहते हैं। तो आप देखो आपके जहन में जो एक फिजिकली कंसेप्ट है ना टक्कर खाने का, ये वो नहीं हो रहा, ये उसके करीब आया है एक सर्टेन डिस्टेंस तक जिससे सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रही है, जिससे उसका पाथ डेविएट हो रहा है। तो इस चीज को हम स्कैटरिंग के मीनिंग में अब ले रहे हैं। तो ये जनाब हमारी बुनियादी एक तरह से डेफिनेशन सिर्फ आज समझी हमने। आने वाले लेक्चर्स में हम इसका मैथ भी देखेंगे, आगे इसमें क्रॉस सेक्शन का कंसेप्ट आएगा, तो वहां पे लेते हुए फिर हम इसका मैथमेटिकल टूल भी बनाएंगे, रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला जिस तक हम पहुंचेंगे बिलाखिर। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।